Hello students, welcome back to my channel. I am Dr. Rekha Mittal and today we will discuss about Unit 5 of Human Values. तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अब तक 4 यूनिट्स करवा चुकी हूँ ह्यूमन वैल्यूज़ की, और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देख लेना, क्योंकि ये यूनिट आपको तभी समझ में आएगी जब आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देख रखे होंगे। और जो भी लोग यहाँ पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलने वाली है यहाँ पे। और ये आरटीओ में जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, जो भी यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जो आरटीओ में आते हैं, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो कोई से भी आरटी हो, बीटी हो, सभी एग्जाम्स में वो टॉपिक्स जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से आप इसको पढ़िएगा, और यदि ये टॉपिक आपने अच्छे से यदि पढ़ लिए तो उसके बाद आपको नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ये जो यूनिट है ये 5th यूनिट है और ये लास्ट यूनिट है ह्यूमन वैल्यूज की। तो लास्ट यूनिट जो ह्यूमन वैल्यूज की है वो क्या है, सबसे पहले तो इस टॉपिक देखेंगे, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स, नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। अब जैसे कि आपको लग रहा है कि ये सारे टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी हमने यूनिट 1, 2, 3, 4 में कहीं ना कहीं यूज में आए हैं और हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी भी कर लिया है। तो अब इसको हम प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या होता है, इसको यदि मैं इस चैप्टर का मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो वो ये है कि जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में हमने वैल्यू एजुकेशन के बारे में स्टडी कर लिया था, फिर सेकेंड यूनिट में मैंने आपको बताया था कि हार्मनी इन माई सेल्फ क्या होता है, कि यदि हम में हार्मनी होगी उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, दूसरे को हम बता सकते हैं कि वैल्यूज क्या होती है, उसको हम पॉजिटिव थॉट, यदि कोई नेगेटिव थॉट्स में है तो हम उसको पॉजिटिव थॉट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम खुद पॉजिटिव होंगे, हम खुश होंगे, तभी हम दूसरे को खुश कर सकते हैं। तो सेकेंड यूनिट में मैंने आपको हार्मनी इन माई सेल्फ बताया था, थर्ड यूनिट में मैंने आपको बताया था कि हार्मनी इन फैमिली एंड सोसाइटी क्या होता है, और फोर्थ यूनिट हमने पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हार्मनी विद नेचर, नेचर के साथ हम हार्मनी कैसे रख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये तो मैंने आपको उन सभी चैप्टर्स का केवल थोड़ा सा कंक्लूड पार्ट बताया है। यदि आप उसमें डिटेल में यदि पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी यूनिट है, और बहुत डिटेल में आप यदि आपने वो यूनिट्स पढ़ ली तो आपको नोट्स भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसमें क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बता रखा है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद जब हमने नेचर के बारे में जान लिया, कैसे हमें उसके नेचर के साथ हार्मनी रखनी चाहिए, तो अब क्या बचता है, वो है यूनिट 5 में। अब ये जब हमने सारी चीजें पढ़ ली, तो यदि हम प्रोफेशनल लाइफ में उस चीज को उतारना चाहेंगे, अप्लाई करना चाहेंगे, तो वो कैसे करेंगे। सपोज करो यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसमें वैल्यूज तो बहुत सारी है बट उसमें कोई स्किल नहीं है, तो क्या हो सकता है, क्या वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है? नहीं बन सकता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई स्किल उसमें होनी चाहिए। और यदि दूसरा पर्सन ऐसा है जिसमें स्किल तो बहुत है बट उसमें वैल्यूज नहीं है, तो यदि वैल्यूज नहीं है तो क्या वो सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? मैं इस चैप्टर का, इस यूनिट का आपको पहले कंक्लूड पार्ट बता देती हूँ, फिर आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। इस यूनिट में ये बताया है कि यदि आप में सारी वैल्यूज है, आप में स्किल है, तो यदि ये दोनों चीजें जब मिल जाए तो क्या होगा, वो पर्सन डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेगा ही। लेकिन यदि उसमें स्किल है लेकिन वैल्यूज नहीं है तो क्या होगा, स्किल से वो पहुंच तो गया एक पोजीशन पे, लेकिन यदि वो उसमें वैल्यूज नहीं होगी, रिस्पेक्ट, केयर, सपोर्ट, अफेक्शन, तो उससे क्या होगा कि जो जहां पर भी वो काम कर रहा है, जिस भी ऑफिस में या कंपनी में कहीं पर भी काम कर रहा है, तो वो लोगों से प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करेगा, और इससे क्या होंगे, लोग उससे दूर रहने लग जाएंगे, एक अच्छी हारमोनी नहीं बनेगी। अच्छी हारमोनी नहीं बनेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जिस पोजीशन पे था वो पोजीशन भी उसकी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले यदि आपके अंदर वैल्यूज है और स्किल है, वैल्यूज होनी चाहिए और उसके साथ प्रोफेशनल एथिक्स, यानी कि आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो आप उस वैल्यूज को हमें वहां पे अप्लाई करना है, क्योंकि स्किल तो हम में है, कहीं ना कहीं से हमने पढ़ाई करके हमने अपनी स्किल तो डेवलप कर ली, लेकिन वैल्यूज नहीं ली। आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम देखते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे लोग हैं, लेकिन उनमें बात करने के वो नहीं होते, मैनर्स नहीं होते, या किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, और
मतलब वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो उसको वापस से ये वैल्यूज़, यदि आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, तो ये चैप्टर ये बताता है, ये यूनिट इसमें ये बताया है कि यदि आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो प्रोफेशनल आपको स्किल तो आनी ही चाहिए, स्किल तो आप में होनी ही चाहिए, लेकिन वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो डेफिनेटली पर्सन जो है वो सक्सेसफुल बनेगा ही। और यदि स्किल है, वैल्यूज नहीं है, तो कुछ टाइम बाद वो वापस से उसी पोजीशन पे उसी उसका डाउनफॉल होने लग जाएगा। और यदि आपके पास वैल्यूज है, सपोज करो उस पर्सन के पास वैल्यूज है लेकिन कोई स्किल नहीं है, तो वो कहीं पर भी काम कैसे करेगा? वहां पे टैलेंट की भी जरूरत है। तो केवल वैल्यूज से तो काम नहीं चलेगा कि आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो या आप किसी की केयर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो उससे आपको छोटी मोटी कुछ वो मिल जाएगी जॉब। बट एक अच्छी यदि आप चाहते हो पोजीशन, तो उसके लिए आप में स्किल होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यही चीज मैं इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपको बताने वाली हूँ। और ये ह्यूमन वैल्यूज की लास्ट यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब तक जितना भी हमने वैल्यूज के बारे में पढ़ा है उसका यहाँ पे ये कंक्लूजन होने वाला है कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा, उसके बाद उसको कहाँ अप्लाई करें, क्यों हमारे लिए ये ह्यूमन वैल्यूज जरूरी है। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने आपको बताया, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स, नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। तो प्रोफेशनल एथिक्स आ गए, यानी कि कहीं पर भी आप हैं तो वहां पे आप उस एथिक्स को, जो भी आपकी वैल्यूज है उसको फॉलो करते हुए आपको उस चीज को, जो भी आपके गोल्स हैं उसको आप अचीव कर सकते हो। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, definiteness of ethical human conduct, basis of humanistic education, constitution, need for ethical competence in a profession। तो देखो यहाँ पे प्रोफेशन की बात की जा रही है कि जहां कहीं भी आप काम कर रहे हैं, यदि प्रोफेशनल लाइफ की हम बात करें तो क्या प्रोफेशनल लाइफ में हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, उन वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं, या सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए लेकिन हम कर नहीं रहे। एंड लास्ट पॉइंट इज इश्यूज इन प्रोफेशनल एथिक्स विद सॉल्यूशन। अब देखो कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है, जहां पर आप काम कर रहे हैं, यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको आपको सॉर्ट आउट करने के लिए भी आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए। यदि कोई वैल्यूज क्यों होनी चाहिए, स्किल तो होनी चाहिए बट वैल्यूज भी होनी चाहिए। किसी को हमें कोई बात समझानी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो क्या होगा, हार्मनी खत्म हो गई, डिसहार्मनी आ गई, तो उसको समझाने के लिए यदि हम में अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, तो डेफिनेटली हम उस पर्सन को समझा पाएंगे और जो डिसहार्मनी आई है वो वापस से हार्मनी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसका हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास होता है, ठीक है, लेकिन वो सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब आप पे राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर? तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है? नेचुरल एक्सेप्टेंस मींस दैट डीप इनसाइड एवरी ह्यूमन नोज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। इट इज नॉट टॉट फ्रॉम आउटसाइड but comes naturally. When we follow the natural acceptance, then we feel happy एंड पीसफुल। ये मैंने अंडरलाइन क्यों किया है कि यदि हम नेचुरल एक्सेप्टेंस को फॉलो करते हैं तो हम बहुत खुश फील करते हैं और बहुत अच्छा, मतलब पीसफुल महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि नेचुरल एक्सेप्टेंस ये कहती है कि एक तो नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब ये है जो नेचुरली एक्सेप्ट किया जाए, यानी कि यदि जो चीज अच्छी है, और ये कहाँ से आती है, ये कोई हमें सिखाते नहीं है, हम बचपन से देखते हैं, जो अच्छी चीज भी देख रहे हैं, बुरी चीज भी देख रहे हैं, और हम अपने आप यदि जज करें कि क्या सही है क्या गलत है, तो जब हम कई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है और उसमें हम ये देखते हैं कि हाँ ये चीज सही है और ये गलत है। कई जरूरी नहीं है कि हर हमें वैल्यू सीखनी पड़े, कई बार हमें अपने एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है वो चीज़ हमें बता देती है कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार क्या होता है, एक इलिटरेट पर्सन भी, ये इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, स्किल की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उससे भी हम समझ जाते हैं कि वैल्यूज़ क्या होती है। कैसे? आपने देखा होगा एक इलिटरेट पर्सन है और एक एजुकेटेड पर्सन है,
तो इलिटरेट पर्सन जो है, जो कम पढ़ा लिखा है या बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है, उसके बाद भी उसमें वैल्यूज होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि उसको लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया है। तो और उसको उसमें समझ भी है कि मेरे लिए क्या सही है, दूसरों के लिए क्या सही है। तो यही होता है नेचुरल एक्सेप्टेंस, जिसमें कि हमें ये पता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्लियर? इसको कहीं बाहर से कोई हमें सिखा नहीं रहा, लेकिन हमारे सराउंडिंग्स, हमारे जो सिचुएशन है, हम जो बचपन से कई चीज़ें हमने देखी, ऐसी सिचुएशन आई जिसको हमने खुद ने प्रैक्टिकली देखा, तो उससे हमें काफ़ी नॉलेज मिली। और यदि कई ऐसे एजुकेटेड पर्सन होते हैं कि एजुकेशन तो होती है, टैलेंट तो है, बहुत स्किल है, बट उसमें उनमें वैल्यूज नहीं है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे एजुकेशन की बात तो है ही नहीं, यदि हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल लाइफ से चीजें आती हैं कि हमको किसके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए। कई बार कुछ पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो भी अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, और कुछ होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो भी बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो जरूरी नहीं है कि एजुकेशन से आएगी या आउटसाइड कोई हमें सिखा रहा है। ये जो है ये नेचुरली आती है, ठीक है, और उससे प्रैक्टिकल सिचुएशन से आती है, लाइफ हमें सिखा देती है। तो क्या सही है क्या गलत है ये हमें नेचुरली पता लग जाता है, क्योंकि हमारे सामने कई ऐसी सिचुएशन आती है। इट इज नॉट टॉट फ्रॉम आउटसाइड बट कम्स नेचुरली। तो नेचुरली क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे सामने ऐसी कई सिचुएशन आई जिससे हमें ये पता लगा कि हाँ ये गलत है और ये सही है। और जब हम उसको फॉलो करते हैं, यदि हम, आप देखो किसी से हम बहुत रेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट भी कब आएगा? जब हम उससे एक प्रॉपर हार्मनी यदि हम में होगी, यदि दो लोगों के बीच में बहुत अच्छी हार्मनी है, तभी जाके वो ट्रस्ट करेगा। और ट्रस्ट से पहले दोनों का बिहेवियर कैसा है, एक दूसरे का केयर कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं। यदि एक भी इस तरह, एक भी क्या, उन दोनों में से कोई भी एक पर्सन यदि ऐसा करे कि उससे झूठ बोलेगा या उससे चिटिंग करेगा, तो क्या होगा? वो जो दूसरा पर्सन है वो उससे अपना डिस्टेंस बना लेगा। अब इसमें यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं थी, नेचुरली एक्सेप्टेड है कि उसको उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, वो उससे दूर हो गया। तो यहाँ पे जो है कि यदि हमारी जो सराउंडिंग्स है यदि पॉजिटिव होगी, तो ऑटोमेटिक नेचुरली एक्सेप्टेड है कि हम भी पॉजिटिव सोचेंगे। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि यदि हम नेचुरल एक्सेप्टेंस, यदि हम अपनी मन की सोचते, अपने बारे में जो हमारा बिहेवियर है उस पे, उसके अकॉर्डिंग यदि हम एक्शन लेते हैं, और वो जो बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है? वैल्यूज पे, नेचुरल एक्सेप्टेंस पे। तो डेफिनेटली हम कैसे होंगे? खुश रहेंगे, शांतिपूर्वक, यानी कि पीसफुल। हमें किसी की भी हेल्प करने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कई बार क्या होता है, यदि हम किसी की हेल्प करते हैं या किसी भी गरीब को हम खाना खिलाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, तो हमें खुशी फील होती है। तो दैट इज व्हाट द हैप्पीनेस एंड पीसफुल, अंदर से एक शांति मिलती है कि हाँ आज मैंने किसी की हेल्प करी। तो ये है नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ह्यूमन वैल्यूज में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, उसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। कौन सी दो चीजें? फर्स्ट तो है कीवर्ड। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको पहले अच्छे से समझो, और उसमें क्या कीवर्ड हमें यूज करना है, उसके बेसिस पे आप पूरा आंसर समझा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो कीवर्ड नजर आ रहा है, आप बताओ कि यहाँ पे कीवर्ड क्या होगा? कीवर्ड है राइट अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल एक्सेप्टेंस। यानी कि नेचुरल एक्सेप्टेंस में यदि आप में अच्छी समझ होगी, अच्छा बिहेवियर होगा, तो आप इसमें फिर एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो भी सही और गलत की पहचान कर सकता है। तो इसमें समझ की जरूरत है। वो समझ कहाँ से आ रही है? कोई हमें सिखा नहीं रहा। जो नेचुरली जो हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग्स में जो सिचुएशन बनती है, जो इतने हम बचपन से देखते आ रहे हैं, घर में देखते हैं, बाहर देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, फिर ऑफिस में देखते हैं। तो यानी कि ये चीज़ अलग से इसकी कोई हमें ज्ञान नहीं मिलता कि हाँ हमें ऐसा
करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये नेचुरली एक्सेप्टेड है कि हमारी जो सराउंडिंग्स में जो चीज़ पॉजिटिव हो रही होती है या नेगेटिव हो रही होती है, नेगेटिव होगी तो आपको क्या होगा, अच्छा फील नहीं होगा। ये छोटे बच्चे को देख लो, यदि आप उसको डांटोगे या हमेशा उसके सामने नेगेटिव बोल रहे हो तो वो क्या होगा, वो एकदम सहम जाएगा, उसको अच्छा फील नहीं होगा, वो अपनी बातें छुपाने लग जाएगा। और यदि उसी की जगह यदि आप उसको पॉजिटिव, यदि उसकी हर बात सुनोगे और उसको समझाओगे भी यदि वो गलत कर रहा है, मतलब यहाँ पे केयर सपोर्ट इसकी ज़रूरत है, तो वो केयर सपोर्ट जो है वो नेचुरली एक्सेप्टेड है। यदि आप उसको केयर, बहुत प्यार से उसको कोई बात समझा रहे हो तो वो आपको हर एक बात बताएगा। तो ये बॉन्डिंग जो है, सबसे पहले तो फैमिली में बॉन्डिंग तब पॉसिबल है जब एक दूसरे की लोग रिस्पेक्ट, केयर और सपोर्ट मिल रहा है। यदि सोचो एक दूसरे को हम नेगेटिव बोल रहे हैं तो डेफिनेटली अपने यहाँ पे डिस्टेंस होता जाएगा, ठीक है, और कोई भी खुश नहीं रहेगा। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस यदि आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको हैप्पीनेस और पीसफुलनेस और बहुत सारी चीज़ें जिससे आप खुश रहते हैं, जो आपको अच्छा फील करवाती हैं, वो आपको अच्छा लगेगा। और जब आपको अच्छा लगेगा तो आप दूसरों को भी अच्छा फील करवाएंगे, ठीक है। तो आप इस एक तो कीवर्ड का ध्यान रखना, और दूसरा इसका एग्जाम्पल। अब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए, तो एग्जाम में जब नेचुरल एक्सेप्टेंस आएगा तो आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, कोई एग्जाम्पल रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताती हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं डेफिनेटनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। इसका मतलब क्या है? एथिकल ह्यूमन कंडक्ट मीन्स फॉलोइंग यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, फेयरनेस इन ऑल सिचुएशन। तो यानी कि एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या चीज है? एथिकल ह्यूमन कंडक्ट वो बिहेवियर है, वो एथिक्स हैं जिसमें हम यूनिवर्सल वैल्यूज को फॉलो करते हैं। और यूनिवर्सल वैल्यूज क्या है? जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, फेयरनेस, केयर, सपोर्ट, सारी वैल्यूज इसमें आ जाती है, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। ये चेंज नहीं होनी चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि ऐसा नहीं हो कि हम फैमिली में तो वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं बट हम बाहर वो फॉलो नहीं कर रहे, या हम फैमिली में फॉलो नहीं कर रहे और बाहर फॉलो कर रहे हैं। बाहर का मतलब ये है कि प्रोफेशनल लाइफ में हम वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमें सैलरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो हम बहुत अच्छे से वैल्यूज़ को मेंटेन रख रहे हैं, हम अपने बिहेवियर को मेंटेन रख रहे हैं। बट फैमिली में आके, घर में आते हम परेशान हो जाते हैं, अच्छे से बिहेव नहीं करते, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। हर एक सिचुएशन में हमें यूनिवर्सल वैल्यूज को फॉलो करना है। यही एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कहता है कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एथिक्स। अकॉर्डिंग टू एथिक्स ह्यूमन का बिहेवियर किसी भी सिचुएशन में, वो जो नेचुरल एक्सेप्टेंस जो मैं आपको कह रही हूँ कि ये नेचुरली एक्सेप्टेड है कि हमें गलत चीज़ को फॉलो नहीं करना, सही चीज़ को फॉलो करना है। राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और सही चीज जो है वही यूनिवर्सल वैल्यूज है। यूनिवर्सल वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी, फेयरनेस, कि कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हम ऐसे नहीं बायसिंग कर रहे हैं कि ये मेरा फ्रेंड है इसलिए इसको तो मैं सपोर्ट करूंगा, और जो दूसरा है उससे मेरे को प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। तो वो फेयरनेस नहीं हुई, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं हुई, वो एथिक्स में नहीं आता। रिस्पेक्ट, कि हम चाहे वो छोटे हों या बड़े हों हमको रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। उसके अलावा ऑनेस्टी, ऐसा नहीं है कि यदि सिचुएशन ऐसी आई कि कोई ऐसी ख़राब सिचुएशन आ गई या हमारे पे ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर है कि नहीं तुम्हें ऐसी चीज़ करनी चाहिए, तो वहाँ पे हमने चीटिंग कर ली। तो चीटिंग कर ली यानी कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहे हो। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को हमको हमारे बिहेवियर को नहीं करना। हम हर सिचुएशन में, इन ऑल सिचुएशन, एथिकल ह्यूमन जो वैल्यूज है, जो एथिक्स है, वो ये कहते हैं कि कोई सी भी सिचुएशन हो, हर एक सिचुएशन में हमें ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, फेयरनेस, ये सब चीजें मेंटेन करके रखनी है। तभी उस चीज को हम कहेंगे कि वो डेफिनेट है। डेफिनेट, ये क्या यहाँ पे लिखा है, डेफिनेटनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट का मतलब है वो डेफिनेट है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही। यदि सिचुएशन के अकॉर्डिंग यदि आप चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, वो एथिक्स नहीं है। हम एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे, हम वैल्यूज को फॉलो नहीं कर रहे, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है।
क्योंकि नेचुरल एक्सेप्टेंस ये कहते हैं कि कभी कोई भी बात हो, कोई भी सिचुएशन हो, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चेंज नहीं होना, हमें जो सही है वो सही है, वो नेचुरली एक्सेप्टेड है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन यदि हम उसको फॉलो नहीं करते तो नेचुरल एक्सेप्टेंस भी नहीं है, एथिक्स के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर गलत है, उसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। अब देखो इतनी सी बात में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, और इसमें अपना कीवर्ड, अब ये जो कीवर्ड है, कीवर्ड और एग्जाम्पल, बस ये दो चीजें आप याद रखो। हर एक टॉपिक में कीवर्ड और एग्जाम्पल यदि आप याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने क्या लिख रखा है कि इट इज डेफिनेट मीनिंग, इट डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन पर्सनल बेनिफिट्स और एक्सटर्नल प्रेशर। वही चीज जो मैं कह रही हूँ कि यदि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमारा बेनिफिट है कोई, कि हाँ यहाँ पे मुझे फायदा हो रहा है तो मुझे ये चीज फॉलो कर लेनी चाहिए, और उसमें चाहे आप चिटिंग कर रहे हैं, किसी से झूठ बोल रहे हैं, तो वो नेचुरल एक्सेप्टेंस या एथिक्स के अकॉर्डिंग गलत चीज होगी। ठीक है, तो इस वो डेफिनेट नहीं हुई ना, क्योंकि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो गए। तो डेफिनेट चीज तो वो है जो चेंज ना हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कोई कैसी भी सिचुएशन आ जाए। लेकिन यदि हम कई बार कुछ ईमानदार लोग होते हैं कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितना भी प्रेशर हो, लेकिन लोग जैसे उसके ऊपर जो भी हायर पोजीशन पे जो लोग होते हैं, कई बार कहते हैं कि नहीं ये काम हमें करना ही है। अब वो ये क्योंकि वो एक ईमानदार पर्सन है, एक ऑनेस्ट पर्सन है, तो वो गलत चीज नहीं करेगा। उसके सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाती है लेकिन वो फॉलो नहीं करता उस गलत चीज को। तो वो डेफिनेट, वो कौन सी, वो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, डेफिनेटनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, यानी कि उसने सोच रखा है कि मुझे एथिक्स के अकॉर्डिंग चलना है, कैसी भी सिचुएशन आ जाए। तो इस तरीके का आप एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो वो कोई भी कैसी भी सिचुएशन आ जाती है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या करते हैं कि यदि किसी ने, उसके पास कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं है, कोई उसको कुछ कह भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, सिचुएशन को देख लेता है, और उसके अकॉर्डिंग यदि उसको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, तो वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेता है, यानी कि चेंज हो जाता है कि ठीक है आज इस बार ऐसा कर लेते हैं, थोड़ी सा झूठ बोल लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, और कुछ पैसा बन जाएगा। तो वो है, वो इनडेफिनेट एथिकल ह्यूमन कंडक्ट है, डेफिनेट नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहा है। इज इट क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए, और एग्जाम्पल आप अपने, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वो आप नोट भी कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिवर्सल ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, क्या यहाँ पे हम सारी वैल्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो एजुकेशन है, केवल यदि हम टॉपिक के बारे में बात करें तो वो टॉपिक ये कहता है कि जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन हमारी कैसी होनी चाहिए, केवल टेक्निकल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, उसमें वैल्यूज भी होनी चाहिए। मतलब बच्चों को, स्टूडेंट्स को वैल्यूज के बारे में भी बताना चाहिए। जैसे आप लोगों के, अब देखिए ह्यूमन वैल्यूज सब्जेक्ट है, तो ह्यूमन वैल्यूज सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि डेफिनेटली आप स्किल्स जो हैं, आपकी जो टेक्निकल एजुकेशन है, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, जितनी भी नॉलेज है वो सब मिल जाएगी। लेकिन जो वैल्यूज़ है, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही है, तो इसीलिए ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ चैप्टर है, ये ह्यूमन वैल्यूज सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस किया गया है कि बच्चों में जो वैल्यूज़ है, स्टूडेंट्स में जो वैल्यूज़ है, लोगों में वैल्यूज़ कम होती जा रही है, तो वो वैल्यूज़ डेवलप होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो ख़त्म होती जा रही है हमारी एजुकेशन में वैल्यूज़, वो वापस से जब डेवलप हो जाएगी, तो आप सोचिए कि वो जो पर्सन है, वो स्टूडेंट है या कहीं पर भी जाता है, तो उसे पता है कि यदि मैं वैल्यूज को फॉलो करते हुए अपनी स्किल को लगाऊंगा, कहीं पर भी अप्लाई करता हूँ, तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल पर्सन बन जाएगा। तो ये एजुकेशन जो है, वो हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, केवल हमने रट लिया, रट के एग्जाम दे लिए, अच्छे मार्क्स लिया है, लेकिन अच्छे मार्क्स आने से आप ये नहीं कह सकते कि वो एक जो स्टूडेंट है, जो एक वो पर्सन है, वो अच्छा पर्सन है, वो एक मतलब खुश है, हैप्पीनेस है, उसके माइंड में बहुत पीसफुलनेस है, ये आप नहीं कह सकते। उसने केवल उस चीज़ को रटी और एग्ज़ाम दिया और अच्छे मार्क्स ले आया। तो जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन सिस्टम में
चेंजेस होने चाहिए, उसमें ह्यूमन वैल्यूज़ भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, लोगों को एथिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए, जहाँ पे हम वैल्यूज़ के बारे में भी बात करें। टेक्निकल एजुकेशन यानी कि टेक्निकल स्किल्स, जो भी स्किल्स है जो लेटेस्ट अभी चल रही है, जैसे एआई चल रहा है, तो हमें एआई की नॉलेज तो है, लेकिन हमें यही नहीं पता हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे वो कमी आ जाती है, वो वैल्यूज़ की कमी आ गई, तो वो हम ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन नहीं कहेंगे। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का मतलब ये है कि स्किल के साथ वैल्यूज़ के बारे में भी हमें स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, हमें लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन मैंने आपको बता दिया, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स बन रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हम यदि बना रहे हैं, यदि हमारी गवर्नमेंट बना रही है, तो वो गवर्नमेंट इस तरीके से बनाए जिसमें कि लोगों का फायदा हो और मतलब हमारे देश को भी नुकसान ना हो और लोगों का भी फायदा हो, बेनिफिट भी हो, उनको हर चीज मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि केवल एक साइड हमने देखी, दूसरी साइड नहीं देख रहे, लोगों को नुकसान हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, रूल्स ऐसे बनने चाहिए जिसमें जो लाइफ है वो बहुत स्मूथ हो ओवरऑल सभी लोगों की। ठीक है, देन ह्यूमनिस्टिक, ये जो ह्यूमनिस्टिक वर्ड है ये तीनों के साथ है, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर। ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर ये है कि हम ऐसा नहीं हो कि केवल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम वो एनिमल ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, प्लांट ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, मटीरियल ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, यानी कि हम चारों डायरेक्शन में देख रहे हैं इसका। और चारों डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि नेचर की बात करें, केवल ह्यूमन बीइंग की बात नहीं करें कि ह्यूमन बीइंग के लिए तो ये अच्छा है और हमने बाकी फैक्टर्स देखे ही नहीं कि क्या पता एनिमल्स को नुकसान हो सकता है, प्लांट्स को, यानी कि इको फ्रेंडली चीज होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब ना हो और लोगों को भी कोई नुकसान ना हो। तो इको फ्रेंडली, केवल इको फ्रेंडली नहीं, यहाँ पे जो हम कह रहे हैं वो पीपल फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली प्लस इको फ्रेंडली, ये दोनों पॉइंट इसमें इन ऑर्डर्स में आ जाएंगे, इस अप्रोच में आ जाएंगे कि जो है पीपल फ्रेंडली। और पीपल फ्रेंडली मतलब कि ह्यूमन बीइंग के बारे में भी सोच रहे हैं और चाहे वो एनिमल्स हो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। और इको फ्रेंडली मतलब प्लांट्स आ गए, मटीरियल आ गए, उसको भी हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे। कुछ ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह जिसमें अनलिमिटेड केमिकल्स यूज किए जाते हैं और उससे पूरा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है, तो उसकी जगह हम सोलर एनर्जी यूज करें। तो उसको हम कैसे सिचुएशन को हम चेंज कर सकते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो और ह्यूमन बीइंग को भी नुकसान ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली यदि एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा तो क्या होगा, वो नुकसान तो हमें ही देगा। ठीक है, तो हर चीज में ये जो ह्यूमनिस्टिक वर्ड है, ह्यूमनिस्टिक वर्ड का मतलब यहाँ पे जो ह्यूमनिस्टिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन में रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए कि याद कर लिया, अच्छे मार्क्स लिया है, लेकिन उसको नॉलेज वैसी है ही नहीं जो यदि उसके कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है कि अब मैं कैसे संभालूं। इसका मतलब उसमें केवल किताबी ज्ञान है, नॉलेज केवल जो है जो बुक्स में उसने पढ़ी और एग्जाम दिया, अच्छे नंबर लिया, लेकिन उसमें जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज वैल्यू से ही आएगी, एथिक्स से ही आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मैंने बता दिया आपको कॉन्स्टिट्यूशन की अपने जो ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिट दे, जो ओवरऑल जो है किसी का भी नुकसान भी ना हो और एक हार्मनी बनी रहे कि हाँ कुछ रूल्स ऐसे बने हैं जो हमारे लिए अच्छे, कुछ रूल ऐसे बने जो दूसरी कैटेगरी के लिए अच्छे हैं। तो मतलब इस तरीके से बैलेंस होना चाहिए। और यूनिवर्सल ऑर्डर, यूनिवर्सल ऑर्डर मतलब केवल हम ह्यूमन बीइंग की बात ना करें, हम नेचर की भी बात करें, नेचर को भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हम उस नेचर में ही रह रहे हैं और यदि नेचर डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो बस अब उसी का कंक्लूजन मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने आपको टॉपिक मैंने पूरा समझा दिया, इसको आप अपनी कॉपी में अपने तरीके से लिख सकते हैं, उसके कीवर्ड लिख सकते हैं, उसके एग्जांपल्स लिख सकते हैं। फॉर बेटर सोसाइटी, फॉर बेटर सोसाइटी एजुकेशन ग्लोबल हार्मनी मस्ट बी बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यूज। आगे ना यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज, सारी कहानी ये ह्यूमन वैल्यूज की है कि ह्यूमन वैल्यूज किसी भी चीज में ले लो, चाहे वो एजुकेशन में ले लो, चाहे हम बात करें यूनिवर्सल हार्मनी की बात करें या सोसाइटी की बात करें या फैमिली की बात करें या हम अपनी बात करें, तो हर चीज में हार्मनी यदि हमें चाहिए तो ह्यूमन वैल्यूज होनी चाहिए, जैसे कि ऑनेस्टी, जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी
अब यदि हम ऑनेस्टी की बात करें, ऑनेस्टी कब आएगी? जब हम में एजुकेशन भी होगी प्लस हम में प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी, वैल्यूज भी होंगी। जस्टिस, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स बने हैं वो इस तरीके के बने हैं कि प्रॉपर अच्छे से न्याय, जिसको मैंने आपको बताया भी था न्याय, कि कोई भी जस्टिस हो रहा है किसी के लिए हो रहा है तो वो जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो ऐसा ना निकले कि एक जो बहुत गलत डिसीजन हो जाए। सारी बात को, सिचुएशन को सुनने के बाद वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम क्या सही है क्या गलत है उसके अकॉर्डिंग न्याय करें, तभी जाके वो आएगा, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ऐसा तो नहीं है केवल हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर, क्लियर। लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी है, टीच अबाउट ह्यूमन वैल्यूज नॉट ओनली टेक्निकल स्किल। केवल हमें टेक्निकल स्किल या और कोई स्किल केवल हम नहीं सिखाएं, हमें वैल्यूज के बारे में भी बताना चाहिए स्टूडेंट्स को और लोगों को, कि वैल्यूज यदि नहीं होगी तो आपकी ये स्किल काम में नहीं आएगी। केवल स्किल से आप एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। एक यदि नेचर में या हमारे सराउंडिंग्स में यदि हमें हार्मनी मेंटेन करनी है तो हार्मनी को मैनेज करने के लिए वैल्यूज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके आप प्रैक्टिकल लाइफ से इसको जोड़ सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे आप इसको इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशन एंड एथिकल कॉम्पिटेंस इन अ प्रोफेशन। अब देखो, केवल मैं टॉपिक से ही आपको पूरा समझाने वाली हूँ। प्रोफेशन यानी कि प्रोफेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी दे रखी है। अ प्रोफेशन इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ वर्क दैट रिक्वायर नॉलेज, स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व सोसाइटी। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स एक्सेट्रा, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं? कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू द सोसाइटी। अब कैसे? अब ये सोसाइटी को अपनी सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानते हैं कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या स्पेशलाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानते हैं और सोसाइटी को वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लॉयर हो। तो अब ये प्रोफेशन तो हमें समझ में आ गया कि कोई ना कोई एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में किसी की अपनी एक स्किल होती है, अपना एक वर्क होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं प्रोफेशन, ठीक है। और अब ये जो है प्रोफेशन, तो ये सारे प्रोफेशनल पर्सन है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी जिस चीज में भी स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को। अब यदि ये सोसाइटी को जो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए? एथिकल कॉम्पिटेंस, यानी कि वो जो स्किल होनी चाहिए उसमें एथिक्स होने चाहिए। एथिक्स कैसे? कि यदि डॉक्टर्स है, यदि वो ईमानदार नहीं है तो क्या होगा? पेशेंट का नुकसान हो सकता है, वो मर भी सकता है। तो उसको ऐसा नहीं है कि थोड़े डॉक्टर्स यदि ऑनेस्ट होंगे, जनरली क्या होता है, ऑनेस्टी होते हैं, चाहे वो कई बार क्या होता है कि किसी की गरीब इंसान है, उस गरीब के पास पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उस पैसे की वजह से वो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, यानी कि उसमें एथिक्स है, यानी कि वो एथिकल स्किल्स हैं, उसमें केवल स्किल नहीं है, उसमें स्किल कैसी है? एथिकल स्किल है। उसने अपनी वैल्यूज को, उसके अंदर वैल्यूज थी, इसलिए उसने उस इंसान के केवल क्योंकि वो गरीब है तो इसलिए वो उसका इलाज नहीं करेगा, ऐसा उसने नहीं किया। उसने सिचुएशन को देखा कि ठीक है, पैसे बाद में भी आ जाएंगे, एक बार पहले इसका इलाज करना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से यदि इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स पुल वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियर्स, और वहां पे उसने क्या करी कि पैसा वैसा लेकर और है ना, जितनी जैसा एक स्ट्रॉन्ग एक अच्छा क्वालिटी का वो पुल बनाना चाहिए, उसकी जगह उसने क्या करा, उसमें मिलावट करके मतलब अपने प्रोफेशन से चीटिंग कर ली। तो वहां पे ये जो उसकी जो स्किल है वो एथिकल कॉम्पिटेंस, यानी कि एथिकल स्किल नहीं कहेंगे, स्किल तो है उसमें, लेकिन उसने अपनी वैल्यूज को कहीं ना कहीं मार दिया, अपनी वैल्यूज को खत्म कर दिया है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसा कर लिया, डिसऑनेस्ट पर्सन, यानी कि उसमें उसने चीटिंग कर ली, अपने प्रोफेशन में चीटिंग कर ली, पैसा ले लिया और एक खराब
पुल बना लिया, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद वो पुल टूट जाएगा, कितने लोगों का नुकसान हो जाएगा, देश का नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने प्रोफेशन में कैसी वैल्यूज को जरूर लाना चाहिए, वैल्यूज जरूर होनी चाहिए, तभी जाके उसको हम कहेंगे एथिकल कंपिटेंस। कंपिटेंस मतलब स्किल, एथिकल स्किल। स्किल तो आप में है लेकिन वो एथिकल स्किल नहीं है। ज्ञान तो आप में बहुत सारा भरा हुआ है लेकिन वो ज्ञान कैसा है, वो अनएथिकल है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल लेते हैं कि जहाँ पे आपका फायदा होता है वो काम आप करते हैं, जहाँ फायदा नहीं होता वो आप काम नहीं करते। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। ये जो प्रोफेशन होना चाहिए, प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, एथिकल प्रोफेशन होना चाहिए। एथिकल कंपिटेंस, जो स्किल होनी चाहिए वो एथिकल स्किल होनी चाहिए, उसमें वैल्यूज होनी चाहिए। हमें जो वैल्यूज को फॉलो करते हुए अपने प्रोफेशन में काम करना चाहिए, अपनी फील्ड में काम करना चाहिए, जिससे सोसाइटी का नुकसान ना हो, नेचर का नुकसान ना हो। यदि और जैसे इंजीनियर, अब उसने इतना नुकसान भी किया और क्या हुआ, नेचर का भी नुकसान हुआ। फैक्ट्रीज में यदि केमिकल्स, बहुत ज़्यादा केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं या और जो मैनेजर्स हैं, जो भी लोग हैं, जो अलग अलग पोस्ट होती हैं, उनका जो भी काम होता है उसमें यदि वो अपने प्रोफेशन में यदि चीटिंग करते हैं, तो अपने काम पे चीटिंग करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो सबसे, जैसे जो केमिकल्स यूज़ करते हैं वो बहुत ख़राब क्वालिटी का केमिकल यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो वो नेचर को ख़राब कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल क्या होगा, सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है यदि हम अपने प्रोफेशन में एथिक्स ना रखें, तो वैल्यूज ना रखें। तो ये जो प्रोफेशंस होंगे, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, लॉयर्स और भी प्रोफेशन है, तो वो सारे प्रोफेशन में क्या होगा, एक डिस्टर्बेंस, एक डिसहार्मनी आ जाएगी, क्योंकि वो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करके और काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, नुकसान होगा, देश का भी नुकसान होगा, नेचर का नुकसान होगा, ओवरऑल नुकसान होगा। तो वो एथिकल कंपिटेंस नहीं हुआ। एथिकल कंपिटेंस का मतलब है आप अपने प्रोफेशन में वैल्यूज को रखते हुए काम करें, जिससे कि किसी का भी नुकसान ना हो। क्लियर? तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अब आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, टॉपिक ऐसे समझा रही हूँ जिससे कि आपको केवल टॉपिक से ही पता लग जाए कि इसमें मुझे क्या लिखना है। क्लियर? तो ये आप नोट कर लीजिए, डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजी फॉर ट्रांजिशन टू अ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। यूनिवर्सल ऑर्डर जो है, हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर जो है, उसमें आपस में एक अच्छा ट्रांजिशन होना चाहिए। यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे यदि हम जा रहे हैं तो उसमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो कोऑर्डिनेशन 2 लेवल से हो सकता है। फर्स्ट इज एट द इंडिविजुअल लेवल और दूसरा एट द सोसाइटी लेवल। अब इंडिविजुअल लेवल यानी कि हमारी बात हो रही है, ठीक है, इंडिविजुअली हमारी जो है बात हो रही है कि हम कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हम चेंज होते हैं, वो हमें एक तो नहीं होना, हमें एथिक्स को फॉलो करना है, वैल्यूज को फॉलो करना है। और वैल्यूज को यदि हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो सराउंडिंग्स है, हमारी सराउंडिंग्स भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। किसी के लिए भी हमें नेगेटिव नहीं करना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी आ जाए। तो यदि हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि अब हम इंडिविजुअल लेवल, यदि इंडिविजुअल लेवल पे हम यदि सही हैं तो डेफिनेटली हम दूसरे के लिए भी सही करेंगे। सेकंड चीज है एट द सोसाइटी लेवल। सोसाइटी लेवल का मतलब यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन से बात है कि यदि हम कहीं पर भी, चाहे हम सोसाइटी में रह रहे हैं या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी के साथ तो सही कर रहा है, किसी का तो बहुत ज्यादा फेवर हो रहा है और किसी के साथ बहुत गलत किया जा रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल लेवल पे यदि हम अपने आप को यदि हम समझ चुके हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, तो जब हमने अपने आप के बारे में ये जान लिया तो फिर हम दूसरे के बारे में भी उसी तरीके से सोचे। ये भी होता है कि कई बार क्या होता है, हम अपने बारे में तो अच्छा सोचते हैं लेकिन दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, तो वो एथिक्स नहीं होंगे। एथिक्स का मतलब एथिक्स को फॉलो करते हुए हम इंडिविजुअल लेवल पर भी और सोसाइटी लेवल पर भी, चाहे सोसाइटी, यहाँ पे सोसाइटी लेवल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हमारे सराउंडिंग्स में कैसा एनवायरनमेंट है, उसको हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। यदि हमारा एक नेगेटिव ऑरा रहेगा, हमारे अंदर ही बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है, तो हम दूसरे को पॉजिटिव कर ही नहीं सकते। तो हमें दोनों चीज में देखना पड़ेगा। यदि हमें ह्यूमन ऑर्डर यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर
के बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन जो उसमें जो डिफरेंट ऑर्डर्स है, तो एक से दूसरे लेवल पे जो ट्रांजिशन हो रहा है वो तभी पॉसिबल है, तभी एथिकली जो एक ह्यूमन वैल्यूज को फॉलो करते हुए हम यदि चलेंगे, तो इंडिविजुअल लेवल से यदि हम सोसाइटी लेवल पे यदि या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी आते हैं तो हम सही काम करेंगे, क्योंकि हम वैल्यूज को फॉलो करते हैं, सिचुएशन कैसी भी आ जाए। और तो जो मैंने आपको बताया पीपल, आपको मैंने बताया था पीपल फ्रेंडली होना चाहिए और इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली तो ये हो गया हम बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और हमारे सराउंडिंग में बात कर रहे हैं। यदि हम नेचर की बात करते हैं तो वो हम नेचर के लिए अच्छा तभी तो करेंगे जब हम खुद हमने नेचुरल जो बिहेवियर है हमारा वो कैसा है, एथिक्स को फॉलो करते हुए यानी कि वैल्यूज को फॉलो करते हुए हम हर एक काम वही करते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी आ जाए। तो जब हम अपने लिए काम वैसा कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट के साथ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि दूसरे को भी हम कोई नुकसान ना पहुंचाए, चाहे वो सोसाइटी की बात करें चाहे नेचर की बात करें, तो हम पॉजिटिव हमेशा रहें और वैल्यूज को, एथिक्स को, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, सपोर्ट, ये सारी वैल्यूज हमारे में होंगी तो हम कभी भी किसी का नुकसान नहीं करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे सोसाइटी लेवल पे हो, चाहे वो नेचर यानी कि नेचर की यदि हम बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, तो हम यदि पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं इसका मतलब हम नेचर का ध्यान ही नहीं रख रहे, और अल्टीमेटली तो जो पोल्यूशन आ रहा है वो हमें तो अनहेल्दी करेगा, हमारे में बीमारियां पैदा करेगा। तो ये एक साइकिल है, यदि आप पॉजिटिव रहोगे तो आपकी जो सराउंडिंग्स है वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट है जो आप नोट कर लीजिए और इसके आप डिटेल भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो पॉइंट्स आपको, मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, उसके एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो जो अभी तक हमने देखा कि हमारे में जो वैल्यूज होनी चाहिए, स्किल है, लेकिन एथिक्स की यदि हम बात करते हैं तो वो एथिक्स कहीं है ही नहीं स्किल में, तो एथिकल स्किल्स होनी चाहिए। और एथिकल स्किल यदि होगी तो क्या होगा, एक जो पर्सन है वो अपने सराउंडिंग को तो अच्छा कर ही रहा है, वो नेचर को भी अच्छा बना रहा है। तो चारों लेवल जो मैंने चारों आपको ऑर्डर बताए, वो चारों ऑर्डर आप कहीं पर भी जो क्वेश्चन यदि आएगा उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस जो ऑर्डर्स मैंने आपको चारों ऑर्डर्स बताए हैं, चाहे वो मटेरियल ऑर्डर हो, प्लांट ऑर्डर हो, एनिमल ऑर्डर हो, ह्यूमन ऑर्डर हो, तो उसकी रिस्पेक्ट में जब आप देखेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, वो नेचुरली एक्सेप्टेंस यानी कि एथिक्स जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि ऑनेस्टी है, ट्रस्ट है, फेयरनेस है, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इन चारों ऑर्डर्स की रेस्पेक्ट में हमें देखनी पड़ेगी। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने प्रोफेशन की बात करी थी, प्रोफेशनल एथिक्स की बात करी थी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस पूरे चैप्टर का, पूरे यूनिट का क्या कंक्लूजन है कि यदि आप में स्किल है लेकिन वैल्यूज नहीं है तो आपके केवल स्किल से आप एक अच्छे इंसान नहीं कहला सकते। अच्छे इंसान कब होंगे, जब आप में स्किल भी है और वैल्यूज भी है, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, हर एक के साथ मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल्स, वो रूल्स भी कैसे होने चाहिए, वो रूल्स होने चाहिए ह्यूमनिस्टिक रूल्स होने चाहिए, जिसमें हम केवल एक का फायदा नहीं देख रहे, हर तरीके से बैलेंस्ड होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए उसमें, ना तो नेचर का नुकसान हो ना लोगों का नुकसान हो, तो उसको हम कहते हैं हार्मनी। तो यहाँ पे हमें नेचर को भी लेते हुए चलना है, हमें हमारे प्रोफेशनल जो हमारी स्किल्स हैं उसमें भी वैल्यूज होनी चाहिए। ये ओवरऑल, ये जो लास्ट चैप्टर है ये ओवरऑल आपको, वो जो चारों चैप्टर्स हमने पढ़े, चारों यूनिट्स में हमने नेचर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, फैमिली के बारे में, वो सारी चीजें उसका कंक्लूजन है यूनिट 5। ठीक है? तो ये जो लास्ट टॉपिक है, 4 कंपोनेंट टू एंश्योर ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन, हमारा जो कल्चर, हमारी परंपरा जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, ह्यूमनिस्टिक होनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो और जो मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट ऑर्डर्स है उसमें भी ह्यूमनिस्टिक थिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल हम अपने बारे में सोच रहे हैं, जो ट्रेडिशन, जो हमारी परंपरा है वो भी कैसी होनी चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं वैल्यूज होनी चाहिए। और वो इसको यदि वो 4 कंपोनेंट कौन से हैं जिससे कि ये बताया जा सके दैट ट्रेडिशन इज ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन, तो वो क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, एक तो होनी चाहिए राइट अंडरस्टैंडिंग। यदि हम ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग,
ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम 4 कंपोनेंट्स की बात करते हैं, 4 कंपोनेंट्स में ये जो ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन है, ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन में जो 4 कंपोनेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, रिलेटेड टू वैल्यूज, क्योंकि अभी तक हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि स्किल के साथ वैल्यूज भी होनी चाहिए। तो वो वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है राइट अंडरस्टैंडिंग। हमें ये समझ हो कि क्या गलत है और क्या सही है। हमने स्टार्टिंग में जब वैल्यूज के बारे में पढ़ा था तो सबसे पहले हमने यही सबसे पहले पढ़ा था कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है। हमें सबसे पहले हमने यही समझा था कि राइट अंडरस्टैंडिंग होती क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, हमने अपने बारे में समझा, उसके बाद ही तो उसको अप्लाई करा। तो राइट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, एक अच्छी परंपरा की बात कर रहे हैं, एक ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन की भी यदि हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है राइट अंडरस्टैंडिंग। क्लियर। सेकंड है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। और अच्छा रिलेशनशिप कब हो सकता है, जब हमें राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अब आप सोचो, जो मैंने आपने यदि मेरे लेक्चर देखे हैं तो आप देखना फर्स्ट यूनिट में जब मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि ह्यूमन वैल्यूज के लिए क्या, सबसे पहले एथिक्स क्या होते हैं, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने राइट अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशनशिप, यही चीज बताई थी। तो अल्टीमेटली घूम के हम कहाँ आ रहे हैं कि हमें वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये एक साइकिल हो गई कि हम सारे चैप्टर्स हमने पढ़े, उसके बाद घूम के हम वहीं आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्या चीज है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो नेचर की बात कर रहे हो या इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, सोसाइटी की बात कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट अंडरस्टैंडिंग। एक अच्छी समझ होना जरूरी है। और यदि अच्छी समझ होगी तभी जाके हमारे रिलेशन कैसे होंगे, अच्छे रिलेशन होंगे, गुड रिलेशन होंगे। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी, यदि अच्छे रिलेशन है तो आप क्या होगा, आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। आपको जो काम जो आपने अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो वो आपको मिलेंगे। और वो यदि हमारा कई काम अटक रहा होता है तो क्या होता है, यदि हमारे रिलेशन सबसे अच्छे हैं तो वो काम हमारा अटकता ही नहीं है, वो काम भी हमारा हो जाता है। तो और जब हमें जो भी चीज हमें चाहिए थी लाइफ में, हमने जो गोल सेट कर रखे थे, यदि वो गोल हमने पूरे कर लिए तो डेफिनेटली हमें फिजिकल फैसिलिटी भी मिलेगी, गाड़ी बंगला पैसा खूब। तो वो सारी चीजें तब मिलेगी जब हमारे अच्छे रिलेशन है। और अच्छे रिलेशन तब होंगे जब अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है। आप ये सोचो कि अच्छे रिलेशन बन जाए, लेकिन आप में समझ ही नहीं है कि सही और गलत क्या है, तो आपके साथ कोई भी अच्छे से बात नहीं करेगा, कोई भी आपके से फ्रेंडशिप नहीं करेगा, आपसे बात करना नहीं चाहेगा। तो अच्छी रिलेशनशिप का मतलब ये, आपसे यदि कोई ढंग से बात कर रहा है इसका मतलब आपका बिहेवियर अच्छा है, तभी जाके आपसे लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, देन गुड रिलेशनशिप, देन फिजिकल फैसिलिटी। जब आप में अच्छे रिलेशन है, अच्छी समझ है, तो डेफिनेटली आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप अपने काम को भी बहुत अच्छे से तरीके से कर रहे हैं, वैल्यूज को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ये कहता है पार्टिसिपेशन इन यूनिवर्सल ऑर्डर। हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना। यूनिवर्सल ऑर्डर का मतलब हो गया, मैं चारों ऑर्डर्स की बात कर रही हूँ, कि चाहे वो प्लांट ऑर्डर हो, एनिमल ऑर्डर हो, मटीरियल ऑर्डर हो, ह्यूमन ऑर्डर हो, इन चारों ऑर्डर्स को भी, क्योंकि ये हम उसी के बीच में रह रहे हैं, नेचर के बीच में रह रहे हैं, तो हम केवल अपने बारे में ना सोचें, हम सोसाइटी के बारे में भी सोचें, फैमिली के बारे में भी सोचें, और यूनिवर्स यानी कि नेचर के बारे में भी सोचें। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम लाइफ को चलाएंगे एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक एथिक्स के अकॉर्डिंग, स्किल के साथ, हमें एथिक्स भी है, हमारे में वैल्यूज भी है, तो क्या होगा, हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, दूसरे को भी, यदि दूसरा भी कोई नेगेटिव है हम उसको भी पॉजिटिव कर देंगे, और नेचर को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हम में समझ आ गई। तो यदि हमारे में, यदि ह्यूमन बीइंग में समझ आ गई ना, राइट अंडरस्टैंडिंग यानी कि वैल्यूज के बारे में उसको पता है, हमारी परंपरा ही ऐसी है, ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन है कि हमें ये चीज फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। चाहे घर हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे नेचर हो, तो उस केस में क्या होगा, हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और हमेशा हम पॉजिटिव रहेंगे। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आज ये यूनिट 5 कंप्लीट हो चुकी है। आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ना और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम्स में।
मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, उसके लिए भी आप तैयारी कर लेना, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको ये सारी यूनिट अच्छे से कर लेनी है, तभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ पाएंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।